हेलो एवरीवन। आज हम अपने बीएसए के सेक्शन 4 के साथ शुरू करेंगे, जो कि बताता है रेलेवेंसी ऑफ द फैक्ट्स फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या सेक्शन 4 में क्या लिखा हुआ है। सेक्शन 4 हमारा कहता है फैक्ट्स विच दो नॉट इन इशू आर सो कनेक्टेड विद अ फैक्ट इन इशू और अ रेलेवेंट फैक्ट एज टू फॉर्म पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन आर रेलेवेंट whether they occurred at the same time and place or at different times and place। अब ये ज़रूरी नहीं है कि हमारा सिर्फ फैक्ट इन इशू ही इंपॉर्टेंट हो। जो हमारे फैक्ट इन इशू से कनेक्टेड फैक्ट्स होते हैं और वो पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन होते हैं, तो वो भी हमारे सेक्शन में जो हैं, जो हमारे एविडेंस में हैं, वो एडमिसिबल होते हैं और रेलेवेंट कहलाते हैं। अब चाहे वो फैक्ट्स जो हैं सेम टाइम पे हों या डिफरेंट टाइम पे हों, या सेम प्लेस पे हों या डिफरेंट प्लेस पे हों। अब आप मुझसे पूछोगे बॉस ये ट्रांजैक्शन क्या होता है? तो ट्रांजैक्शन वो ग्रुप ऑफ फैक्ट्स होते हैं जो कि डेनोट होते हैं एक सेम नेम के अंडर। जैसे फॉर एग्जांपल ए ने किसी बी का जो है मर्डर कर दिया, तो जो आसपास जो लोग थे उन्होंने वो मर्डर होते हुए देखा और उन दोनों में आपस में झड़प होते हुए देखी, दोनों की बहस होते हुए देखी, तो ए ने जो है बी का मर्डर कर दिया। अब जो ए और बी का मर्डर है वो तो एक हो गया हमारा फैक्ट इन इशू, वो तो हो गया हमारा डिस्प्यूटेड फैक्ट। लेकिन जो और कनेक्टेड फैक्ट्स जो थे इसमें कि ए और बी की क्वारल हुई और जो आसपास के लोग हैं उन्होंने ए को बी का मर्डर करते हुए देखा, तो ये भी हमारे जो है फैक्ट्स जो है पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन हो जाएंगे। मतलब ये जो है क्राइम के अंडर ही डिनोट होंगे। तो ये हो गया हमारा ट्रांजैक्शन। सेक्शन 4 जो बीएसए का है हमारा, वो डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जेस्टे पे भी जो है बेस करता है। तो रेस जेस्टे का मतलब होता है थिंग्स सेड और डन इन द कोर्स ऑफ सेम ट्रांजैक्शन। मतलब कोई भी चीज कही गई या फिर करी गई इन द कोर्स ऑफ सेम ट्रांजैक्शन में, मतलब सेम कोर्स ऑफ ट्रांजैक्शन में कोई भी चीज कही गई या करी गई, तो वो जो होता है हमारा रेस जेस्टे होता है। अब जो है हमें सेक्शन 4 की जरूरत क्यों पड़ी, कोर्ट को जो है सेक्शन 4 की जरूरत क्यों पड़ी? तो अगर कोर्ट सिर्फ फैक्ट इन डिस्प्यूट को ही अगर देखे, फैक्ट इन इशू को ही देखे, तो कोर्ट जो है अपने फैसले पे, अपने जजमेंट पे नहीं आ सकती। उसे जो है कनेक्टेड और रिलेटेड फैक्ट्स देखना ही पड़ेंगे किसी भी कंक्लूजन पे आने के लिए। जैसे कि अगर मैं आपको इसका एग्जांपल दूं, तो अगर आप कोई मूवी देखने जाते हैं, तो अगर आपको मूवी का सिर्फ क्लाइमैक्स दिखा दिया जाए तो आप ये नहीं बता पाएंगे कि भाई मूवी में था क्या, तो आपको पूरी मूवी ही देखना पड़ेगी। तो ऐसे ही हमारी कोर्ट को ये जो होता है कनेक्टेड फैक्ट्स देखने पड़ते हैं फैक्ट इन डिस्प्यूट के साथ, तभी कोर्ट जो है कोई भी फैसला कर सकती है। अब जो हमारा रेस जेस्टे का आइडिया है वो ये कहता है कि कोई भी फैक्ट जो है वो स्पॉन्टेनियस होना चाहिए, मतलब कंटेम्पोरेनियस होना चाहिए, उसमें कोई भी बीच में गैप नहीं होना चाहिए और वो इमीडिएट होना चाहिए। और वो स्पॉन्टेनियस और कंटेम्पोरेनियस इसलिए भी होना चाहिए ताकि बीच में कोई टाइम ना बचे उसको फैब्रिकेट करने का। रेस जेस्टे हमें यह भी बताता है कि कोई भी फैक्ट जो है हमारे फैक्ट इन इशू के साथ कैसे कनेक्टेड होगा, क्योंकि रेस जेस्टे का मतलब ही ये होता है कि कोई भी फैक्ट कहा गया या फिर करा गया इन द कोर्स ऑफ द ट्रांजैक्शन में। अब हम अपने सेक्शन 4 की इलस्ट्रेशन बी पे आ जाते हैं ताकि हमको इसका जो क्रक्स है वो और आसानी से समझ में आ सके। अब हमारा इलस्ट्रेशन बी जो है सेक्शन 4 का, वो ये कहता है कि एक बंदा ए है और उसने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट जो है वार घोषित कर दिया है, और उसने उस वॉर के दौरान जो है प्रॉपर्टीज डिस्ट्रॉय हुई, ट्रूप्स को अटैक किया गया और क्या कहते हैं जेल्स को ब्रोक किया गया। तो ये जो फैक्ट वॉर के दौरान जो भी हुए, चाहे इसमें ए इन्वॉल्व हुआ चाहे इसमें ए इन्वॉल्व नहीं हुआ, वो रेलिवेंट कहलाएंगे क्योंकि वो एक कोर्स ऑफ ट्रांजैक्शन में हुए हैं, वो पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन है, इसलिए वो फैक्ट्स भी रेलेवेंट कहलाएंगे। ए का डायरेक्ट एक्शन ही रेलेवेंट नहीं होगा। ए का डायरेक्ट एक्शन क्या है कि उसने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट जो है वॉर घोषित कर दिया गया है, तो ए का ये हो गया डायरेक्ट फैक्ट हो गया। लेकिन इसके जो और भी कनेक्टेड फैक्ट्स हैं, जैसे कि ट्रूप्स को अटैक किया गया, प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय की गई, जेल्स को ब्रोक किया गया, ये भी हमारे कनेक्टेड फैक्ट्स हैं फैक्ट इन इशू के, तो ये भी रेलेवेंट कहलाए जाएंगे। अब हम समझेंगे अपने इलस्ट्रेशन डी को।
सेक्शन 4 के इलस्ट्रेशन डी को। इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बी के गुड्स जो हैं वो ए के पास डिलीवर हुए हैं या नहीं। तो ए के गुड्स जो हैं काफी सारे लोगों के पास पहले जो इंटरमीडियरीज हुए उन पे डिलीवर हुए, फिर हमारे ए के पास पहुंचे। तो ये भी हमारे कनेक्टेड फैक्ट्स ही कहलाएगा, जो कि एक जो डिलीवरी हुआ हमारा वो हो गया हमारा सिंगल ट्रांजैक्शन। तो जो गुड्स हमारे जो भी इंटरमीडिएट्स के पास जो पहुंचे वो सारे फैक्ट जो होंगे वो रेलेवेंट फैक्ट ही कहलाएंगे। मतलब एक बार एक इंटरमीडिएट के पास पहुंचा, फिर दूसरी बार दूसरे। तो जैसे अगर आप कोई भी फ्लिपकार्ट से या अमेजोन से कोई भी आप प्रोडक्ट बाय करते हैं तो वो अलग अलग शहरों में डिलीवर होते हैं, फिर आपके पास जाके डिलीवर होते हैं। तो ये जो अलग अलग शहरों में जो भी प्रोडक्ट हमारा डिलीवर हुआ वो भी हमारा रेलेवेंट फैक्ट होगा, जो हमारा मेन फैक्ट है डिलीवरी, उसको लेकर। अब हम एक डे टू डे एक डेली लाइफ का एक एग्जांपल ले लेते हैं, जिसमें कि जो हमारा ए होता है वो बी के बैग को लेके भागता है। तो जो बाय स्टैंडर्ड्स होते हैं, मतलब जो आसपास के लोग होते हैं, वो ये कहते हैं, चिल्लाते हैं कि चोर चोर इसे पकड़ो। तो ये जो चिल्लाना जो हुआ ये भी हमारा रेलिवेंट हो जाएगा इसके अंदर, जो हमारा मेन फैक्ट है, जो कि है थेफ्ट। अब आपको इस सेक्शन में जो कंफ्यूजन ये आएगी कि इसका जो हमारा जो बेयर एक्ट है वो ये कहता है कि जो हमारे फैक्ट्स जो हैं वेदर दे अकर्ड एट द सेम टाइम एंड प्लेस और एट डिफरेंट टाइम एंड प्लेसेस। लेकिन जो हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जेस्टे है वो ये कहता है कि कोई भी फैक्ट जो है हमारा वो स्पॉन्टेनियस और कंटेम्पोरेनियस होना चाहिए। तो ये एक हमारा कंफ्लिक्ट है इसमें, डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जेस्टे में और हमारे इस बेयर एक्ट के सेक्शन में। लेकिन अगर हम इसको सही से देखें तो ये कंफ्लिक्ट नहीं है, बस इसको हमें समझने की जरूरत है। तो हमारा जो रेस जेस्टे होता है वो उन फैक्ट्स की बात करता है जो कि स्टेटमेंट होती हैं, मतलब किसी ने किसी से कुछ कहा तो ये हमारा जो है स्टेटमेंट हो गई। तो ये जो स्टेटमेंट है वो कंटेम्पोरेनियस होना चाहिए, वो इमीडिएट होना चाहिए हमारे फैक्ट इन इशू के, तभी वो रेलेवेंट होगी। ये हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जेस्टे में आ गया। और जो हमारा मेन सेक्शन जो है, जो हमारा बेयर एक्ट है, वो स्टेटमेंट की बात नहीं कर रहा है, वो हमारे एक्शंस की बात कर रहा है। तो हमारे जो एक्शंस हैं जो कि फैक्ट इन इशू से रिलेटेड हैं वो डिफरेंट टाइम में भी हो सकते हैं और सेम टाइम में भी हो सकते हैं, और डिफरेंट टाइम और सेम टाइम दोनों में वो रेलेवेंट कहलाएंगे। अभी जो मैंने आपको वेजिंग ऑफ वॉर का एग्जांपल दिया था, तो उसमें हमारा जो ए है तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट जो है वॉर रेज कर देता है। और जो और भी चीजें जो कनेक्टेड फैक्ट्स जो होते हैं, जैसे कि ट्रूप्स को अटैक होता है और जेल्स को ब्रोक किया जाता है, प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय किया जाता है, तो ये सेम टाइम में भी हो सकती है और अलग अलग टाइम में भी हो सकती है। लेकिन ये चाहे सेम टाइम में हो चाहे डिफरेंट टाइम में हो, ये हमारी रेलेवेंट कहलाएगी। तो हम इससे ये समझे कि हमारी जो स्टेटमेंट होना चाहिए वो कंटेम्पोरेनियस होना चाहिए, स्पॉन्टेनियस होना चाहिए और इमीडिएट होना चाहिए हमारे फैक्ट इन इशू के। लेकिन जो हमारे एक्शंस होने चाहिए वो चाहे सेम टाइम और सेम प्लेस पे करूं, चाहे डिफरेंट टाइम और डिफरेंट प्लेस पे करूं, वो हमारे रेलेवेंट कहलाएंगे। ये हो गई डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जेस्टे में और हमारे बेयर एक्ट के सेक्शन में एक हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन। सो यस, ये था हमारा सेक्शन 4 बीएसए का, और आगे हम सेक्शन 5 पढ़ेंगे अगली वीडियो में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपको सही से समझ में आया तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और बताइए कि आप कौन से टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं, तो मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। और मेरे चैनल लॉ बॉस को सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।